नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात उफनती नदियों की। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद नदी के निचले इलाकों में स्थित गांव पानी में अब कैसे जीवन जी रहे हैं, वो जरा तस्वीरें आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर हर तरफ पानी ही पानी पहुंच चुका है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद उफान पर तमाम नदियां, और इस वक्त देखिए ये तस्वीरें जहां पर गंडक नदी के उफान पर रहने के बाद इलाके के लोग जो हैं वो डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि गांव में पानी घुसने लगा है। दियारा क्षेत्र के दर्जन भर गांव अब पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से निचले इलाकों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। तो देखिए किस वेग में इस वक्त गंगा के साथ ही तमाम वो नदियां जो हैं बढ़ रही हैं, और ये गंडक नदी की तस्वीर जहां इस वक्त उफान पर है। गंडक नदी के जलस्तर के बाद निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक गंडक नदी है और लगातार पिछले 24 घंटों से जिस तरह गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, तो देख रहे हैं कि नदी की जो आप धारा है लगातार निचले इलाकों में पहुंच रहा है। और सामने का जो इलाका आप देख रहे हैं, तमाम ऐसे निचले इलाके हैं पश्चिम चंपारण के जो दियरा के क्षेत्र में पड़ते हैं, और उन इलाकों में यह पानी फैल रहा है तेजी से। और जो दियरा के तमाम ऐसे टोले हैं, करीब दर्जन भर ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह पानी से प्रभावित हो गए हैं, और इन इलाकों में यह पानी तेजी से घुस रहा है। और पश्चिमी चंपारण के साथ ही यह पानी निचले इलाकों में जब पहुंचेगा तो गोपालगंज के तमाम ऐसे इलाके हैं जो तबाही झेलेंगे इस बार। और लगातार बारिश भी चल रही है, और बारिश के बाद जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे यह पानी तेजी से निचले इलाकों में फैल रहा है। और जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने बांधों और तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी है, और 24 घंटे अभियंताओं को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही वाल्मीकि नगर गंडक बराज पे जो अभियंताओं की टीम है वो भी लगातार जलस्तर पर मॉनिटरिंग कर रही है। और इसके साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को निचले इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो मानसून का जो बारिश का दौर शुरू हुआ है, निश्चित तौर पर कई इलाकों में तबाही मचाने के लिए तैयार है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। तो सिर्फ गंडक नदी का जलस्तर इस वक्त नहीं बढ़ा है, बगहा में मसान नदी के जलस्तर में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई है। मसान नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद अब नदी के किनारे बसे कई गांवों में ये पानी घुसने लगा है। वहीं जल संसाधन विभाग की तरफ से फ्लड फाइटिंग के जो कार्य कराए गए वो कार्य भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मसान नदी के किनारे बसे झार महुई गांव के लोगों ने प्रशासन से पहल करने की अपील की है। चंपारण प्रखंड बगहा 1 के ग्राम पंचायत सलहा बरियरवा के ग्राम झारमहुई में इस वक्त मसान नदी का बाढ़ आ चुका है, और जो सरकारी तौर पे फ्लड फाइटिंग के जरिए काम हुआ था वो भी जो है मसान नदी अपने चपेट में ले लिया। वहीं सुपौल में कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और नेपाल के तराई इलाकों में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से कोसी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से तटबंध के भीतर बसे लोगों की मुश्किलें भी अब बढ़ने लगी हैं। कुछ इलाकों में पहले से कटाव हो रहा है, और अब तटबंध के भीतर बाढ़ जैसे हालात हैं। बराज से आज 1,81,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया। वहीं नेपाल के बराज क्षेत्र में 1,11,000 क्यूसेक डिस्चार्ज नापा गया है। दोनों ही जगहों पर जलस्तर इस वक्त बढ़े हुए हैं। जल संसाधन विभाग की टीम पूरी तरह से चौकस है, और बराज के 24 फाटक खोलकर कैनाल में पानी छोड़े जा रहे हैं। मधुबनी में कमला बलान नदी उफान पर है, और खासकर नेपाल के जल अधिग्रहण वाले क्षेत्र में भारी बारिश होने से जयनगर में कमला नदी में पानी का दबाव इस वक्त बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग लगातार तटबंधों की मॉनिटरिंग कर रहा है, निगरानी कर रहा है। पानी का दबाव बढ़ने के चलते जयनगर में कमला पुल के सभी 7 के 7 गेट जो हैं वो खोल दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के मुताबिक फिलहाल नदी जो है वो खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी गई है।
दोनों तरफ हम लोग जहाँ जहाँ रेनकोट वगैरह है या राइट होल्स है, फॉक्स होल वगैरह है, उसको रिपेयर कर लिए हैं और जो थोड़ा बहुत है उसको हम लोग कर रहे हैं और 24 घंटा हम लोग अलर्ट मोड में हैं। तो बिहार में नदियों के उफान के साथ ही तटबंधों पर अब खतरा मंडराने लगा है और कमजोर तटबंधों पर नजर रखी जा रही है। मुजफ्फरपुर के डुमरिया घाट की ये तस्वीर, जहां पर बूढ़ी गंडक अक्सर रास्ता बदल देती है। ऐसे में तटबंध टूटने का खतरा ज्यादा होता है। यहां तटबंध की मरम्मत लगातार की जा रही है। का आगमन हो चुका है और ऐसे में अब बाढ़ की भी आशंका जताई जा रही है। बात अगर हम मुजफ्फरपुर की करें तो मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक और अन्य नदियों का जलस्तर अब बढ़ने लगा है। हालांकि अभी स्थिति जो है वह सामान्य है। अभी हम फिलहाल मीनापुर में हैं। मीनापुर के इस डुमरिया घाट के नजदीक हैं। डुमरिया घाट की तस्वीर आप देखिए, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे हैं और इधर की तस्वीर हम आपको दिखा दें। इधर बूढ़ी गंडक नदी का कटाव होता है, जिसके वजह से यह जो तटबंध है वह बेहद कमजोर माना जाता है और इसी तटबंध की कमजोर तटबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रमंडल है उसके द्वारा सैंडबैग लगाया गया है, ताकि जो यह बांध है यह टूटे नहीं, जो तटबंध है यह टूटे नहीं। तो ऐसे में इसको लेकर बाढ़ प्रमंडल जो है वह पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि कहीं एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होंगे तो फिर काफी समस्याएं होंगी। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यापक स्तर से यहाँ पर तैयारी की गई है। सैंड बैग लगाया गया है। काफी दूर दूर तक की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ये मुजफ्फरपुर का मीनापुर है। मीनापुर के डुमरिया घाट की तस्वीर है और यहाँ से बूढ़ी गंडक जो नदी है उसका बूढ़ी गंडक नदी का जो रूट है वहां से बदलता है, जिसकी वजह से तटबंध जो है वह यहाँ पर विशेष रूप से कमजोर पड़ जाता है और बार बार हर साल यहाँ पर बांध टूटने के आसार उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे में विशेष रूप से यहाँ पर ख्याल रखा गया है और आप देखेंगे किस तरीके से सैंडबैग जो है वह बाढ़ प्रमंडल के द्वारा लगाया गया है। तो मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बाढ़ के आसार दिख रहे हैं। हालांकि फिलहाल तमाम नदियों का जलस्तर जो है वह सामान्य ही है, लेकिन खतरा एक बार फिर से अंदेशा लगाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में उच्च शिक्षा को पटरी पर लाने के जो दावे किए जाते हैं वो चिराग तले अंधेरे वाली कहावत ही साबित हो रहा है, क्योंकि कॉलेज में परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए रोशनी तक की व्यवस्था नहीं होती है और छात्र मोबाइल के टॉर्च में एग्जाम पेपर लिखने को मजबूर हैं। वायरल हुई ये तस्वीर मुंगेर के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज की है। रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए और समझिए एजुकेशन की ग्राउंड रियलिटी। अंधेरे कमरे में नजर आ रहे रोशनी के चमकते पॉइंट्स। ये नजारा किसी मनोरंजन वाली जगह का नहीं, बल्कि ये तस्वीर है एक कॉलेज के परीक्षा हॉल की। बिल्कुल सही सुन रहे हैं और देख रहे हैं आप। अंधेरे में मोबाइल टॉर्च के सहारे परीक्षा देते ये हैं मुंगेर के GRS कॉलेज के छात्र, जिनका सेंटर यहाँ के नामचीन RD एंड DJ कॉलेज में पड़ा है और ये कुछ इसी अंदाज में BA पार्ट 2 की सप्लीमेंट परीक्षा दे रहे हैं। अभी क्या समस्या हो रही है तुम्हें यहाँ पे? अभी तो सिर्फ लाइटिंग का समस्या है। लाइट नहीं तो फिर कैसे लिख रहे हो परीक्षा में? थोड़ा सा अपना मोबाइल जला मतलब कि कर। हाँ, छात्रों की माने तो तेज बारिश में भीग कर ये परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन बिजली नहीं होने और जनरेटर खराब होने के चलते तय समय पर इन्हें अंधेरे में ही परीक्षा की कॉपी लिखनी पड़ गई। छात्रों को अपने मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट में ही परीक्षा देनी पड़ी। हिस्ट्री सब्सिडरी का है। कौन सा BA पार्ट 1 BA पार्ट 2। यहाँ पर लाइट की उचित प्रबंध है नहीं। परेशानी या तो फोन से जला के देना पड़ता है, अगर फोन अगर गलती से ऐसे भी हो जाए तो उधर से मैम आती कहते फोन यूज कर रहे हो। छात्र बता रहे हैं कि किन मजबूरियों में इन्हें परीक्षा देनी पड़ रही है, लेकिन कॉलेज के सेंटर सुपरिटेंडेंट की दलील बड़ी अजीब है। कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा है, क्या करें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। जो मेरे हाथ में नहीं है, बिजली नहीं है तो वो हम ला नहीं सकते। जनरेटर अभी मिस्त्री आया है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि अगली परीक्षा की भी हमको ये करना है। बारिश होगी, प्राकृतिक आपदा है, इसको हम क्या करें। बारिश से हुई बर्बादी को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इतनी जानकारी तो एक छात्र को भी है,
लेकिन कॉलेज का एक शिक्षक जो केंद्र अधीक्षक के पद पर तैनात है, वो यदि ऐसी बात कहे तो विभाग की मजबूरी को समझना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि केवल कहने भर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज में है। जब परीक्षा का शेड्यूल पहले से तय था, समय निर्धारित था, बावजूद इसके कॉलेज के जनरेटर को ठीक कराना किसकी जिम्मेदारी थी? संजय कुमार केंद्राधीक्षक की या खुद परीक्षा देने आए छात्रों की? कमाल है सुपरिटेंडेंट साहब, गलती स्वीकार नहीं कर अजीबोगरीब दलील देने से तो बचते। वैसे ये प्राकृतिक आपदा नहीं, जंग लगे विभाग के सिस्टम की कुव्यवस्था है, इसे समझ लीजिए। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच बिहार में भी बड़ा राजनीतिक खेल हो गया। विधानमंडल का मॉनसून सत्र खत्म होने से ठीक एक दिन पहले आरजेडी ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को अपने पाले में करते बरसाती मौसम में सियासी माहौल को और उमस बना दिया। बिहार में भारी बारिश के बीच सियासत भी मूसलाधार है। ओवैसी की सियासत पर आरजेडी ने ऐसा वज्रपात किया कि एआईएमआईएम के 80% विधायक आरजेडी की धारा में बह गए। ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को अपने पाले में लेकर तेजस्वी अब सियासत की उस ड्राइविंग सीट पर है जहां से वो सियासत के बदलते विज्ञान का संकेत दे रहे हैं। ड्राइविंग सीट पे, यानी कि बिहार के सियासत पे ड्राइविंग सीट पे इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। और कुछ दिन पहले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी थे, लेकिन एमआईएम के 4 विधायकों को अपने पाले में कर तेजस्वी ने तमाम समीकरण उलट दिए हैं और इस वक्त आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है। दोपहर 2:30 बजे के करीब तेजस्वी एआईएमआई के 4 विधायकों को हरा पट्टा पहनाकर अपनी गाड़ी से आरजेडी दफ्तर ले गए और उन्हें गले लगाकर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी ठोक दिया। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है कि फिर से बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और एआईएम के सदस्य जुड़े हैं। ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों में से जो 4 एमएलए आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनमें बायसी के सैयद रकनुद्दीन अहमद, कोचा धामन से मोहम्मद इजहार असफी, जोकीहाट से शाहनवाज आलम और बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी है। अख्तरुल ईमान को छोड़ ओवैसी के 4 विधायक अब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद बिहार विधानसभा में आंकड़ों की तस्वीर भी बदल चुकी है। एक नजर डालते हैं कि बिहार विधानसभा में संख्या बल अब क्या कहता है। 80 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 77 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है। जेडीयू के पास 45 विधायकों की ताकत है, जबकि कांग्रेस के पास 19 विधायक है। वाम दल के पास 16 विधायक है, हम के पास भी 4 विधायक है, जबकि एआईएमआईएम के पास अब 1 विधायक बचा है। निर्दलीय की संख्या भी 1 है। जाहिर है आरजेडी का दामन थामने वाले सभी विधायक सीमांचल से आते हैं। वो सीमांचल जहां सैलाब हर साल सिदम ढाती है। ऐसे में सियासत की धारा अब किस ओर जाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो ओवैसी की पार्टी के जो 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं, अब आप उनके बारे में विस्तार से जान लीजिए। 4 चेहरों में सबसे पहला नाम है सैयद रुकनुद्दीन अहमद का, जो बायसी से विधायक हैं। बायसी के विधायक। और दूसरी तस्वीर है मोहम्मद इजहार असफी की, जो कि कोचा धामन के विधायक हैं। वहीं तीसरी तस्वीर जिसे आप देख रहे हैं, ये है शाहनवाज आलम, जो जोकीहाट से विधायक हैं। और चौथी तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम है मोहम्मद अंजार नईमी, जो कि बहादुरगंज से विधायक हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां के हथुआ मार्केट में आग लग गई है। दमकल की 7 गाड़ियां फिलहाल मौके पर पहुंची हुई हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।
कई दुकानों में इस वक्त आग लगने की बात सामने आ रही है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखा जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर जहां पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है। अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। हथुआ मार्केट में ये आग लगी है। हालांकि आग कैसे लगी ये जानकारी अभी नहीं है। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो पटना का हथुआ मार्केट जहां पर आग लगी है और दमकल की 7 गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। कई दुकानों में आग लगी है बताया जो जा रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जहां राजधानी पटना में हथुआ मार्केट में आग लगी है और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? इस वक्त क्या हालात हैं? बिल्कुल देखिए, हथुआ मार्केट पटना का एक बड़ा व्यवसायिक मार्केट है और यहाँ पर कई दुकानें, सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं। और जो अभी जानकारी मिली है, दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने का काम जारी है। अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से आग लगी है वैसे में एक बड़ी चुनौती है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, क्योंकि आग बढ़ रहा था। लेकिन ऐसे में जबकि दमकल की गाड़ियां भी लगी हुई, देखना है कितनी देर में आग पर काबू जो है वो पाया जा सकता है। फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है, काफी हद तक आग पर काबू पाया गया है और कितनी देर में आग बुझ पाएगी यह देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दे। ये देखिए वो तस्वीर जो हथुआ मार्केट की है और यहाँ पर आग लगी कैसे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन दमकल की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा है कि इस वक्त यहाँ पर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में भारत सरकार के राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 के लिए बिहार का चयन किया गया है। एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों को लेकर बिहार को द्वितीय पुरस्कार मिलेगा। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने इसे बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। बिहार को पहली बार एमएसएमई उद्योग बढ़ाने को लेकर द्वितीय पुरस्कार मिल रहा है। बिहार को एमएसएमई में दूसरे पादान पर सेकंड दर्जा, सेकंड प्राइज बिहार के विज्ञान भवन में मिलेगा। हमारे तरफ से उद्योग विभाग के सचिव संदीप पांड्रिक जी उसको हासिल करेंगे। ये बिहार की जनता के लिए इससे बढ़कर खुशी नहीं हो सकती। उद्योग बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, एमएसएमई में तरक्की की है, इथेनॉल के प्लांट सब जगह लग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिहार को पहली बार सेकंड प्राइज मिल रहा है। 2 साल के बाद श्रावणी मेले का आयोजन इस बार होने जा रहा है और ऐसे में देवघर का महाप्रसाद कहा जाने वाला पेड़ा भी अब जांच के घेरे में है। श्रावणी मेले के दौरान मिलावटी खोआ भी खपाने की तैयारी रहती है, जिसे लेकर प्रशासन सतर्क दिख रहा है। देवघर में प्रशासन की तरफ से 110 पैकेट मिलावटी खोआ जब्त किया गया है। एक पैकेट में 60 किलो खोआ है और इस सैंपल को लैब में जांच के लिए भेजा गया। प्राइवेट बस स्टैंड के पास से जब्त खोए की क्वालिटी काफी निम्न स्तर की पाई गई है और इसके सेवन से तबीयत खराब होने की आशंका है। आपको बता दें कि सावन के महीने में पेड़े की डिमांड काफी बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए कारोबारी पहले से ही खोआ मंगाकर रख लेते हैं और इसी मिलावटी खोए का इस्तेमाल अधिक डिमांड होने पर किया जा सकता है। अनसेफ जो खोआ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और वही प्रोवाइड यहाँ पे गाड़ी से आया गया है। उसी में रेट मारते वक्त हम लोग सैंपल अभी देखे, प्राइमा फेसी उसमें कीड़े पाए गए हैं और खोआ का क्वालिटी बिल्कुल ही निम्न स्तर का पाया गया। इसी चक्कर में 2 गाड़ी को जब्त किया गया है। एक गाड़ी आप देख रहे हैं कि लोड होकर उसको थाना पहुँचाया जा रहा है सैम्पलिंग करके। फिर हम लोग आगे भी यही प्लान है कि फूड का जो आज जो रेट पड़ा है वो निरंतर स्तर पर चलते रहे, ताकि सावन में जो भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं, जो भी यहाँ पे देवघर के लोग हैं, उनको फूड कम से कम हाइजीनिक और सेफ मिल सके। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। में साफ देखा जा सकता